गुड इवनिंग भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, सारे लोग आ चुके हैं। आज आपकी बायो की क्लास नहीं हो पाई थी। आज तो मुझे लगता है आपकी कोई भी क्लास नहीं हो पाई है लाइव, है ना? आज एप्लीकेशन का सर्वर था वो मेंटेनेंस पे गया हुआ था, इसलिए आज आपकी बायोलॉजी की क्लास नहीं हो पाई थी। और ये उल्लू से टेक्निकल वाले मुझे बताते हैं, मैं 1 बजे की क्लास करने स्टूडियो में आके उसके बाद बोलते हैं कि मैम अब आज तो क्लास नहीं हो पाएगी। आज आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है ना? आज कोई भी क्लास नहीं होगी क्योंकि 2-3 दिन से शायद एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आज कोई भी क्लास नहीं हुई थी। हाँ बेटा, नहीं लाइव कोई क्लास नहीं हुई, आज कोई क्लास नहीं हुई लाइव। कोई और टीचर ने क्लास ली होगी तो 4 बजे के बाद ली होगी बेटा। हाँ, या सुबह जल्दी ले ली होगी ना। चलो स्टार्ट करें। बिहारी बाबू, अंश गुप्ता, आरती, सुप्रिया, सत्यम, खुशबू, बेटा जो भी क्लास हुई होगी रिकॉर्ड हुई होगी, आज लाइव क्लास नहीं हुई है। हाँ आइए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। ग्रुप डी एग्जामिनेशन की डेट आगे नहीं है, ये फर्जी है सब कुछ। ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो आपका सितंबर के बाद होगा, फालतू परेशान मत हो, ठीक है? ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो सितंबर से पहले हो ही नहीं सकता है। ये फेक नोटिस बना के पैसे से ही फाइल कर देते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी, हाँ बेटा, फोटोसिंथेसिस कौन से कलर में क्या लिखा आपने मेरे को दिख नहीं रहा, पूरा कमेंट आपका नहीं रहा है। चलो स्टार्ट करें। हाँ, इस एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है 3 से 4 दिन से। आज शायद मैंने बात करी थी टेक्निकल टीम वाले से, तो कहते हैं मैम अब एप्लीकेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज लगभग सारी क्लासेस भी इसलिए ऑफ थी। मैंने कहा मेरी केमिस्ट्री क्लास करवा दो, बहुत मुश्किल से वैसे भी लगती है ना? चलो स्टार्ट करें बेटा। होगा जो चैप्टर बायो में बच्चा को पूरा होगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? ग्रुप डी 01 बैच में अभी बॉटनी नहीं हुआ है, अभी उसमें मैं परसों जेनेटिक्स चैप्टर करवाऊंगी। पहले जेनेटिक्स के बाद आपका बॉटनी वाला पार्ट बचा हुआ है, करवाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? चलो हम पढ़ रहे थे मैटर्स एंड नॉन मैटर्स चैप्टर, धातु और अधातु। मैटर्स क्या होती है, मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म पढ़ा गया था। उसके बाद हमने पढ़ाया था मैटर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। आज बच्चों छोटा सा पहले अलॉय पढ़ लेते हैं, इसी चैप्टर में आएगा। फिर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होती है ना वो सारी मैटर्स से बनने वाली क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है? नो बच्चा हर सैटरडे क्लास नहीं हुई थी। आइए जरा आप ओके चलो, टोटल बायोलॉजी में बेटा 94-95 क्लासेस होती हैं विदाउट प्रैक्टिस, ओनली थ्योरी वाली क्लासेस। चलो सुनो, अलॉय क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में आता है ब्रास पीतल। पीतल कौन कौन सी धातु का मिक्सचर होता है? ऐसे आता है जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होता है ना? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? ऐसा स्टील जिसके ऊपर जंग नहीं लगता, जंग रोधी इस्पात कहते हैं इसको। ब्रोंज कांसा होता है, वो कौन सी मेटल से बना होता है? ऐसे क्वेश्चंस आप देखते हैं हर एग्जाम में आते हैं। बस आपका काम इनको याद करना है, जैसे आपके पास कोई ट्रिक है तो वैसे याद करना। सबसे पहले अलॉय होता क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु होती है, उनका आप एक मिक्सचर बनाते हो बेटा। उसी को क्या कहते हो? उसी को आप अलॉय कहते हो, उसी को मिश्र धातु कहते हो। नाम से क्लियर है, मिश्र का मतलब मिश्रण, धातु का मतलब धातु, धातुओं का मिश्रण। तो लिखिए क्या, धातु और अधातु, धातु और अधातु के मिश्रण को, अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है या अलॉय कहा जाता है। अब एक बात आप ध्यान रखना, क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है बेटा, जब भी कोई अलॉय बनाया जाता है तो अलॉय के अंदर एक मेटल तो कम से कम होनी चाहिए, एक मेटल तो होनी चाहिए। सुनो देखो, मेटल का मेटल के साथ, धातु का धातु के साथ, आपने 2 मेटल रख ली, 2 से ज्यादा कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, कितने मेटल कर लो, मेटल का मेटल के साथ अलॉय बन सकता है। मेटल का नॉन मेटल के साथ बन सकता है, धातु का अधातु के साथ। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है? अधातु, इसके साथ अलॉय बन सकता है। और आपको याद रखना है बस इतनी सी बात कि नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ अलॉय नहीं बन सकता बेटा। क्या समझे आप? हम समझे कि अलॉय बनाने के लिए कम से कम एक मेटल तो डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये अलॉय होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, ये बेटा क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। पीतल देखा होगा, कांसा देखा होगा, कितने मजबूत होते हैं। और मजबूत बनाने के लिए आपको हार्ड सब्सटेंस यूज करने होंगे, कठोर पदार्थ लेने होंगे। कठोर क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स तो जनरली सॉफ्ट होते हैं बेटा। इसलिए एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि ये वाला स्टेटमेंट क्या पॉसिबल है, तो आपको बताना है नहीं, नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ अलॉय नहीं बन सकता है। एटलीस्ट आपको अलॉय बनाने के लिए एक मेटल तो इसके अंदर रखनी पड़ेगी बेटा, तब जाकर क्या बनता है? अलॉय बन पाता है, मिश्र धातु बन पाता है। तो मेटल्स का मिक्सचर बना दो, मेटल का नॉन मेटल के साथ बना दो, लेकिन नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ अलॉय नहीं बन सकता है, मिश्र धातु नहीं बन सकती है। इसका मतलब नाम हमें अलॉय यानी कि मिश्र धातु बनाने के लिए एटलीस्ट एक धातु तो चाहिए, एक मेटल तो चाहिए। जी हां, एक तो चाहिए। अब ये कौन-कौन से होते हैं अलॉय? सबसे पहला बनाया गया अलॉय कौन सा है? तो आइए मैं आपको दिखाती हूं, एक-एक करके सारे पढ़ते हैं। जरा पहले पॉइंट पे देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो अलॉय है वो है ब्रोंज। ब्रोंज को हिंदी में कांसे या कांसा बोलते हैं बेटा। कांसे के बर्तन देखे होंगे आपने पुराने जमाने में, राजा महाराजा खाने किसमें खाते थे? कांसे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में। आज भी बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं जहां पे कांसे के बर्तन होते हैं, है ना? तो आप याद क्या करोगे? क्या आपको याद रखना है कि जो ब्रोंज होता है वो एक मेटल नहीं होती है, वो अलॉय होता है। अब इस अलॉय को बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? एक कॉपर चाहिए धातु, और टिन, टिन का सिंबल होता है Sn, Sn, टिन धातु का सिंबल होता है Sn, और कॉपर का सिंबल होता है Cu। जब आप कॉपर लगभग 88% और टिन आपका बाकी के 12% में यूज देते हो, देखो कॉपर भी मेटल होगी, टिन भी मेटल होगी, दोनों मेटल को आपने इस रेशियो में, इस परसेंटेज में मिक्स करा। मिक्स करने पर आपको एक अलॉय बना, और कौन सा अलॉय मिला आपको? ब्रोंज मिला, कांसा मिला। और कांसे से आपको एक बात और याद रखनी है, कांसा जो है वो पहला अलॉय बनाया गया था। देखो लिखा हुआ फर्स्ट अलॉय मेड बाय मैन, इंसानों के द्वारा सबसे पहले कौन सा अलॉय बनाया गया? तो सबसे पहला अलॉय बनाया गया उसको ब्रोंज कहते हैं। तो एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं? दो तरीके से। सुनो, एग्जाम में पूछता है कांसा बनाने के लिए कौन-कौन सी धातु का मिक्सचर होगा, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कॉपर और टिन। फिर परसेंटेज पूछे तो 88% में कॉपर और 12% में टिन को मिक्स करोगे तो आपको एक अलॉय बनेगा, और कौन सा बनेगा? आप याद करोगे कांसा। कुछ लोग याद करते हैं, किसी ट्रिक से याद करते हैं, तो आप जैसे भी आप याद करना चाहो आपकी मर्जी है। कहां काम आता है? बहुत सारे स्टैच्यू बनाने के लिए, कॉइन, सिक्के आते हैं बेटा, सिक्के बनते हैं कांसे के। और यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, किससे? कांसे से। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कॉपर और टिन से कौन सा अलॉय बनता है, कौन सा आपका यहां पर मिश्र धातु बनता है। दूसरा आता है बच्चों अलॉय पीतल, बस आप ब्रोंज के मेडल भी दिए जाते हैं, ब्रोंज की घंटियां बनती हैं, हां जो मंदिर में घंटी होती है उसमें कांसा काम आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो सुनो जरा नेक्स्ट अगला, क्या पीतल कैसे बनता है? पीतल को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रास। ब्रास भी क्या है? एक अलॉय है। अब इस बार आपको क्या करना है? इस बार आपको क्या करना है? तो आप कॉपर को जिंक के साथ रख दो, कॉपर को जिंक के साथ। देखो पिछले में आपने कॉपर टिन रखा तो क्या बना आपका बन गया वहां पर ब्रोंज। अब कॉपर को टिन के साथ, आपको मैं एक बात बता दूं, कॉपर सबसे ज्यादा अलॉय बनाने में काम आता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना कौन सी धातु सबसे ज्यादा अलॉय बनाती है, तो आपको बताना है वो कॉपर बनाती है, कॉपर बनाती है, ठीक है? कॉपर हमारी बॉडी में बीमारी करता है, कौन सी करता है आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो कॉपर और जिंक को 70 और 30% के रेशो में मिलाओगे तो आपको क्या बनेगा? आपको ब्रास मिलेगा बेटा, आपका पीतल मिलेगा। पीतल कहां काम आता है? बैंड बाजा, शादी में बैंड बाजा बजता है, वो पीतल का बनता है। घंटियां पीतल से बन सकती हैं, पीतल के बर्तन, जैसे मेरे घर में आज भी पीतल की बाल्टियां हैं, हमारी दादी वादी हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा पीतल यूज होता था, और साथ में मूर्तियां बनाने के लिए। तो कॉपर टिन से बना कांसा, कॉपर जिंक से बना पीतल, दो याद करने, ये दो सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। अगला आता है गन मेटल। गन मेटल या गन धातु बोलते हैं इसको। इसमें कौन-कौन काम आता है? तांबा, फिर से कॉपर, कॉपर सबसे ज्यादा अलॉय बनाने में काम आता है। देखो कॉपर के साथ आपने मिक्स किया टिन और साथ में जिंक, इन तीनों को आपने साथ में रख दिया, तब हमें मिलता है गन मेटल, गन धातु। गन मेटल कहां काम आती है बेटा? जैसे आप बताओ कि स्टैच्यूज बनाने में काम आती है, तो दिया बनाने में काम आती है, या बटन्स बनते हैं गन मेटल के, या गन देखी होगी आपने बंदूक उससे बनाई जाती है, ठीक है? आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट अगला, गन मेटल के बाद अगला आएगा टांका। टांका क्या होता है? धातुओं को जोड़ने के लिए टांका लगाया जाता है। बोलते हैं ना कि कोई भी आपके पास मेटल का कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, कोई औजार है वो टूट गया तो टांका लगवा के ले आते हैं, तो ये वही टांका होता है बेटा। धातुओं को जोड़ने के लिए जो अलॉय, जो मिश्र धातु काम आती है उसको टांका कहते हैं, उसको सोल्डर कहा जाता है। सोल्डर किस-किसका अलॉय होता है? टिन और लेड। टिन का सिंबल होता है Sn। मैं सिंबल इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि एग्जाम में कभी सिंबल से क्वेश्चन आ जाता है। 50 से 60% में टिन रखते हो, बाकी के 40 से 50% में लेड। लेड को हिंदी में कहते हैं सीसा धातु, और इसका सिंबल होता है Pb, प्लम्बम, प्लम्बम। तो जब टिन को लेड के साथ रखते हो तो क्या बनता है? टांका बनता है। टांका क्या करता है? धातुओं को जोड़ने के लिए काम में आता है। सोनार वोनार भी यूज करते हैं, टांका लगाते हैं ना, झाड़ लगाने के लिए काम में लिए जाते हैं। अगला नेक्स्ट बेल मेटल। बेल मेटल, बेल मेटल मतलब घंटे, घंटे होते हैं ना मंदिर के अंदर बड़ी सारी घंटे होते हैं, उनको बनाने के लिए कॉपर और टिन मिलाया जाता है। कॉपर इस पर ज्यादा रखा जाता है, कॉपर का सिंबल Cu होता है, कॉपर 80% में, टिन जिसका सिंबल Sn होता है उसको 20% में रखोगे, बस परसेंटेज का खेल है बेटा, परसेंटेज का खेल है। अगर यहाँ पे 88 और 12 करा तो क्या बन जाता है? तो ब्रोंज बन जाता है। अगर
यहाँ पे 80 और 20 कर लेते हो तो क्या बन जाता है? बेल मेटल बन जाता है। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट। इसके बाद याद रखना रोल्ड गोल्ड, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्टार्ट कर लो। रोल्ड गोल्ड को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम सोना। सोने जैसा दिखता है, गोल्ड जैसा दिखता है, लेकिन गोल्ड होता नहीं है। अरे मेले में नहीं 20 रुपए का मंगलसूत्र, 50 रुपए की अंगूठी, है ना, और 2 दिन के बाद धो लो तो उसके बाद वो काला पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर होता है, तांबा पानी से रिएक्ट कर जाता है, काला पड़ जाता है ना। तो क्या बताओगे? तांबा 90%। अच्छा, तांबा यहाँ पे 90 से 95% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तांबा 90 से लेकर या तो 90 या 95%, और तांबे के साथ क्या एल्यूमिनियम 5 से 10%, 5 से 10% एल्यूमिनियम दोनों को मिक्स किया इस रेशियो में, तो आपको सोने जैसी मेटल मिल जाती है, सोने जैसा अलॉय मिल जाता है, जिसको आर्टिफिशियल गोल्ड बोलते हैं। सोने में दिखने जैसा होता है, ठीक है, सोने में दिखने जैसा होता है, लेकिन जैसे ही इस सोने के ऊपर, सोना नहीं है, इसके ऊपर पानी पड़ता है, पानी पड़ेगा, अब पानी किसके ऊपर जाएगा? कॉपर के ऊपर जाएगा, तो कॉपर रिएक्ट कर जाता है, तो इसका हल्का सा कलर जो है वो निकल जाता है और अंदर का तांबा दिखना शुरू हो जाता है। अंदर तांबा, हाँ, इनको बेटा मजबूती के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल अंदर का तांबा निकलना शुरू हो जाता है। तो रोल्ड गोल्ड जिसको हम आर्टिफिशियल गोल्ड बोलते हैं, कृत्रिम सोना कहते हैं, वो कॉपर और एल्यूमिनियम का अलॉय होता है। कॉपर 90 से 95% यूज होता है, एल्यूमिनियम 5 से 10% यूज किया जाता है। अगला नेक्स्ट, डच मेटल। डच मेटल एक अलॉय होता है, किसका? तांबे को 80 से 85% में मिलाया, जस्ता यानी जिंक 15 से 20%। मैंने कहा बेटा यहाँ पे परसेंटेज का खेल है, परसेंटेज ऊपर नीचे कर दोगे तो कोई दूसरा अलॉय मिल जाएगा। जैसे कॉपर को 80 से 85% पे रखा जिंक के साथ, तो एक अलॉय मिलता है जिसको आप डच मेटल कहते हैं। कहां काम आती है? तो बेटा ये सोने के जैसी गोल्ड होता है, गोल्ड जैसी पतली पतली शीट बनाई जाती है, जो बहुत बार लैब में भी काम आती है, उनको काम में लिया जाता है। धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण के लिए, हाँ, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आते हैं, इसी को डच मेटल कहते हैं। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील। इसको स्टार्ट कर लो, जिसको मैं स्टार्ट करूं एग्जाम में आता है। बट स्टेनलेस स्टील को हिंदी में धब्बा रहित इस्पात कहते हैं। स्टील का मतलब होता है इस्पात, ये ऐसा स्टील होता है जिसके ऊपर जंग नहीं लगता, जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील किस किस का अलॉय होता है? स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, क्रोमियम का सिंबल Cr होता है, निकल, निकल का सिंबल Ni होता है, और साथ में ऑर्डिनरी स्टील यानी कि जो नॉर्मल स्टील होता है, जो नॉर्मल इस्पात होता है, इसको मिलाया जाता है। तो इससे क्या बनता है बेटा? इससे बनाया जाता है जैसे ब्लेड, ब्लेड देखा ना आपने, ब्लेड, तो वो ब्लेड बनाने के लिए काम में आता है। इसी को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। हाँ, मैं ये पीडीएफ अपलोड करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, छोटू कुमार। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है? ऐसा इस्पात जिसके ऊपर कभी भी रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता है, वो क्रोमियम, निकल, स्टील, थोड़ा बहुत यहाँ पे कार्बन भी यूज करते हैं बेटा। कार्बन किस लिए? हार्ड करने के लिए, कठोर करने के लिए। 1 से 1.5% में यहाँ पे कार्बन की मात्रा यूज की जा सकती है। क्या काम आता है? हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने में, घर के बर्तन बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, ब्लेड, हमारे घरों में जो ब्लेड आती है वो ब्लेड इसी की बनती है। अगला मैग्नीशियम, 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 फिर से बोलो, मैग का मतलब मैग्नीशियम, एलियम का मतलब एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तो रहने रहेंगे, साथ में आयरन। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, एल्यूमिनियम 95 से 96% में रहता है, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। उसके साथ मैग्नीशियम रहता है 1 से 2% में, और साथ में आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो जब लोहे को एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिक्स करते हैं तो उसे मैग्नीशियम कहा जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, केमिस्ट्री वाली लैब में जाकर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जैसे बायोलॉजी की लैब में आप कभी गए होंगे तो एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, वो मशीन पूरी पूरी मैग्नीशियम से बनी होती है, महंगी भी आती है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, मैग्नीशियम एक अलॉय होता है, वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आता है। नेक्स्ट अगला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बोलते हैं ना एरोप्लेन किसका बना हुआ होता है? कभी सोचा जहाज किसका बना होता है? ड्यूरेलिन का बना होता है। जैसे अहमदाबाद में अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, तो बेटा उसके बाद से लोगों को बहुत ज्यादा जानने की इच्छा होने लगी कि ये एरोप्लेन बनते किसके हैं? एरोप्लेन बनते हैं बेटा इस अलॉय के, इस अलॉय के, इस अलॉय को बोलते हैं ड्यूरेलिन। ड्यूरेलिन में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम होता है, तो इसीलिए आप कहते हो एल्यूमिनियम जो हवाई जहाज होता है उसका बॉडी बनाने के लिए काम में आता है। एल्यूमिनियम 95%, मैंगनीज 0.5%, मैग्नीशियम 0.5% और कॉपर 4%। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, याद रखना, एल्यूमिनियम को साथ मिक्स किया Mn होता है मैंगनीज, साथ में मैग्नीशियम और साथ में कॉपर, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम होता है 95%। बाकी के 5% में ये तीनों मिक्स करते हैं और मिक्स करने से एक अलॉय बनता है, एक मिश्र धातु बनता है, इसी को बोलते हैं ड्यूरेलिन। और यही ड्यूरेलिन कहां काम आता है? देखो बेटा कहां काम आता है? एयरक्राफ्ट बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, एरोप्लेन बनाने में। साथ में लिखना प्रेशर कुकर, हमारे घरों में प्रेशर कुकर होते हैं, किसके बनते हैं? किसके बनते हैं? आपको पता है ड्यूरेलिन के बनते हैं। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर, स्टील के आते हैं, स्टील बेस्ट, स्टील से अच्छा कोई भी नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूं बेटा कि आपने सुना होगा हवाई जहाज के अंदर कौन सी मेटल नहीं लेके जाते हो आप? मरकरी, जिसको हिंदी में पारा धातु कहते हैं, मरकरी को हवाई जहाज में लेकर जाना अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो सुनो, क्योंकि मरकरी जो होता है वो किसी दूसरी मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है, और अभिक्रिया करके मरकरी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? एक मिक्सचर बना देता है जिसको अमलगम कहा जाता है। और जैसे ही अमलगम बना तो हवाई जहाज का जो बॉडी है उसके अंदर छेद हो सकता है कहीं पर भी, और छेद हुआ तुम समझ गए, थोड़ी सी भी हवा आ गई तो हवाई जहाज का क्या हो जाएगा? हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज के अंदर कौन सी धातु ले जाना अलाउड नहीं होता है? मरकरी। क्यों? क्योंकि मरकरी हवाई जहाज किससे बना है? एल्यूमिनियम। अरे हवाई जहाज बनाने से एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम अगर 95% है हवाई जहाज में, तो जैसे ही आपका ये मरकरी अमलगम यानी एल्यूमिनियम की बॉडी से बना, हवाई जहाज की बॉडी में एल्यूमिनियम उसे रिएक्ट कर सकता है, हवाई जहाज की बॉडी में छेद हो सकता है जहां से हवा आ सकती है। इसलिए हवाई जहाज के अंदर मरकरी धातु ले जाना अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर। एग्जाम में पूछा जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होता है? जर्मन सिल्वर होता ही नहीं है। जर्मन सिल्वर, जर्मन चांदी, चांदी जैसा दिखता है, इसमें थोड़ी चांदी से चमक होती है, लेकिन चांदी नहीं होता है, लेकिन चांदी नहीं होता है। हां, करवाऊंगी मेटल और मेटल करवाऊंगी, डोंट वरी बेटा। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर 50% में यूज होता है, जिंक, Zn, निकल धातु, ये तीनों यूज में लिए जाते हैं, और थोड़ा बहुत कार्बन भी हो सकता है, लेकिन मेन यही होते हैं कॉपर, जिंक, निकल। इन तीनों का एक मिक्सचर बनाया, एक मिश्रण बनाया तो चांदी जैसी चमक पैदा वाला एक अलॉय बन जाता है। लेकिन वो अलॉय क्या नहीं होता? वो चांदी नहीं होती है। तो सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन पूछा जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट है? 0%। अरे भाई साहब, सिल्वर का सिंबल तो Ag होता है, Ag मैंने लिखा ही नहीं कहीं यहाँ पर। कहां काम आता है? हीटिंग कॉइल्स बनाने में। हीटिंग कॉइल समझते हो? हीटर वगैरह के अंदर होता है, नाइट्रोन से बनता है, जर्मन सिल्वर से बन जाता है, और साथ में जो टैप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बनाने के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन, क्रोम वेनेडियम स्टील। इसको बोलते हैं क्रोम वेनेडियम स्टील, सेम नाम हिंदी इंग्लिश में है। क्रोम वेनेडियम स्टील किस-किस का अलॉय होता है? आयरन। आयरन सबसे ज्यादा होता है 97 से 98% में। साथ में क्रोमियम धातु का मिक्सचर, क्रोमियम डाला जाता है, साथ में Mn, Mn का मतलब होता है मैंगनीज, और थोड़ा बहुत कार्बन। कार्बन की परसेंटेज 1% से नीचे होगी बेटा, बिलो 1%, 1% से नीचे कार्बन मिलाया जाता है। इन सारी धातुओं का मिक्सचर बनाया तो एक क्रोम वेनेडियम स्टील बन जाता है। और इस क्रोम वेनेडियम स्टील का काम कहां आता है? स्प्रिंग बनाने में। स्प्रिंग समझते हो ना? स्प्रिंग समझते हैं वो बनाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला टंगस्टन स्टील। टंगस्टन नाम से क्लियर है, टंगस्टन, टंगस्टन यूज होगा, है ना। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है बच्चा? W। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। क्यों? क्योंकि टंगस्टन धातु को लैटिन भाषा में वोल्फ्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्फ्रम। तो यहां से W इसका सिंबल बना दिया, W। तो टंगस्टन साथ में आयरन, साथ में कार्बन, अगर ये तीनों मिक्स किया तो हमें क्या मिल जाता है? हमें टंगस्टन स्टील मिल जाता है। कहां काम आता है? रॉकेट इंजन बनाने में, रॉकेट समझते हो ना, उसका इंजन बनाने में, उसकी नोजल्स बनाने में, एंड हाई स्पीड कटिंग टूल्स। जो ऐसे टूल जो हाई स्पीड पे कट करते हैं, मशीनें होती है ना काटने वाली, उनके अंदर काम में आता है टंगस्टन स्टील। बहुत हार्ड होता है, आप जानते हो टंगस्टन कठोर होता है बेटा, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के लमसम होता है। इसलिए टंगस्टन से जो बना अलॉय वो हार्ड होगा, तो काटने में काम आता है, बड़ी-बड़ी दूसरी मेटल्स को काटने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर 90% होता है, एल्यूमिनियम 10% होता है। 90% में कॉपर यूज किया आपने और 10% में एल्यूमिनियम यूज किया, तो आपको क्या मिला? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज मिला। अच्छा मैं बताऊं, ये एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज और रोल्ड गोल्ड एक जैसे होते हैं। अभी तो पता है कॉपर कितना परसेंट होता है रोल्ड गोल्ड में? 95% तक जा सकता है, और बाकी के 5% में एल्यूमिनियम, है ना। तो क्या आप क्या बताओगे बेटा कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज और रोल्ड गोल्ड एक जैसे होते हैं दिखने में?
आपने देखा होगा ना कि जो लोग एथलीट्स होते हैं जीत के आते हैं तो उन्हें गोल्ड सिल्वर मिलता है, तो वो गोल्ड का थोड़ी ना होता है, गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ब्रॉन्ज का होता है, लेकिन गोल्ड वाला सोने का थोड़ी होता है, वो इस तरह बनाया जाता है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का बनाया जाता है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। ठीक है, अगला नाइक्रोम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हीटर के अंदर वायर होता है, हीटर की कुंडली होती है, हीटर समझते हो ना, जो लाइट से चलता है हीटर, जैसे सर्दियों में हम हीटर लगाते हैं, हम हीटर के ऊपर खाना बनाते हैं, जो लाइट से चलता है, उसकी कोई बनाने के लिए हीटर की कुंडली, हीटर के अंदर जो कोई होती है जो जलती है, जो गर्म करती है, उसको बनाने के लिए निकिल क्रोमियम आयरन, निकिल क्रोमियम आयरन नाम से क्लियर, नाइक्रोम निकिल क्रोमियम प्लस आयरन, इन तीनों धातु का मिश्रण बनाया जाता है, जिससे हीटर का वायर बनाया जाता है। हीटर कॉइल्स जो भी गर्म करने वाली कॉइल्स वगैरह आती हैं, हीटर आते हैं, वो बनाने में काम आते हैं। और आपने वो प्रेस, कपड़ों से करने वाली प्रेस किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, झूठा सोना बेटा वो होता है फूल्स गोल्ड, वो होता है मूर्खों का सोना, आयरन पाइराइट को बोलते हैं, वो अलग होता है। ठीक है, तो कपड़े पे करने वाली प्रेस, हीटर के अंदर जो कॉइल होती है, जो गर्म होती है, प्रेस जो गर्म होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। तो ये सारे अलॉय आपको याद करने थे बेटा। इसमें सबसे ज्यादा मैम कौन सा याद करें? देखो, एक ब्रॉन्ज आपको पता होना चाहिए, ब्रॉन्ज बहुत बार एग्जाम में आता है। ब्रास जिसको पीतल कहते हैं, ये याद रखना। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, थोड़ा हटके है तो पूछ लेता है बच्चों। रोल्ड गोल्ड आपको याद रखना है, कृत्रिम सोना किसका अलॉय होता है? एक हवाई जहाज वाला ड्यूराल्यूमिन, ड्यूराल्यूमिन आपको याद करना है। और साथ में आप एक लास्ट वाला एक और याद कर लो बेटा, नाइक्रोम। बस इतने अलॉय याद कर लो आप। इनमें से क्वेश्चन आता है हमेशा, हर बार इनमें से ही क्वेश्चन आता है। हिमांशु जो नहीं हुए वो करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके। मैम पीतल नहीं बताया, 2 नंबर पीतल बताया था बेटा। ब्रास को हिंदी में पीतल कहते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज को हिंदी में कांसा कहते हैं, चिनात। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अलॉय क्या होते हैं, क्या काम आते हैं, समझ में आ गया होगा? हाँ जी मैम। अब बच्चों हमें एक एक करके मेटल पढ़ने हैं। कौन कौन से मेटल पढ़ाऊंगी मैं, जिससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? किस किस से क्वेश्चन आते हैं? आयरन, कॉपर, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मरकरी और लेड। ये कुछ मेटल हैं जिनके कंपाउंड्स और जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लिखिए जरा, एक एक करके मेटल पढ़ना शुरू करते हैं। जब ये मेटल पढ़ने में 2 क्लास लगेगी, बहुत क्वेश्चन बनेगा, हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद नॉन मेटल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए सुनो। सबसे पहला मेटल लिखोगे आप सोडियम। अब नंबरिंग आप कर लेना, मैंने करूंगी नंबरिंग। सोडियम का सिंबल होता है Na, क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? नेट्रियम कहते हैं बेटा, इसलिए इसका सिंबल Na पड़ा। अब सोडियम कहां आता है? तो थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल तो आप स्कूल में पढ़ के आए हो। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। देखो, पीरियोडिक टेबल का ये पहला वाला ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप। देखो, मैं आपको थोड़ा सा मोटा-मोटा पढ़ा दूं, बाकी मैं पीरियोडिक टेबल अलग से पढ़ाऊंगी। इन दोनों ग्रुप को बोलते हैं S ब्लॉक। ये होता है बेटा पीरियोडिक टेबल का P ब्लॉक, ये होता है D ब्लॉक, और नीचे 2 लाइन होती है उसको बोलते हैं F ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में आपको बताना है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं, ये दोनों मिलकर S ब्लॉक बनाते हैं। और इसी ग्रुप 1 में यहां पर आता है सोडियम 11 नंबर पे। आपने शायद तक से याद किया होगा, हालिमा की तरफ से याद है ना। तो नाम से क्या बनता है? नेट्रियम यानी सोडियम बनता है। तो सोडियम सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कौन से ग्रुप में आता है। आपको बता देना है ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है। और ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो लिखो, सोडियम से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी बेटा, सारे एग्जाम में आते हैं। Na सिंबल होता है। सोडियम कहां आता है? तो सोडियम आता है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में। ग्रुप नंबर 1 जिसको हिंदी में बोलेंगे समूह नंबर 1। और ग्रुप नंबर जो पहला है उसको क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। हिंदी में कहते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्यों? क्योंकि याद करो मैंने पढ़ाया था, ऐसी मेटल्स जिनका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है उसे एल्कली मेटल कहते हैं, उसे क्षारीय धातु कहते हैं। सोडियम का आप बताओगे एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम 11 नंबर पे आता है बेटा, एटॉमिक नंबर 11 होता है। और जो ग्रुप नंबर 1 में होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है? ग्रुप नंबर 1 में आते हैं उनकी वैलेंसी, उनकी संयोजकता +1 होती है। जो जिस ग्रुप में आता है उसके आगे आपको पता होना चाहिए उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। अब सोडियम से बनने वाले क्वेश्चंस मैंने थोड़े पहले करवाए थे। सोडियम सॉफ्ट मेटल होती है, बताया था ना। सोडियम मुलायम धातु होती है, मुलायम धातु है। इसको आप किससे काट सकते हो? सोडियम धातु को आप किससे काट सकते हो? चाकू से काट सकते हो। पनीर से थोड़ा सा पनीर होता है ना, पनीर को चाकू से काटते हो, कुछ वैसा ही लगता है काटने में। इट कैन कट विद अ नाइफ, इसको चाकू से काटा जा सकता है। मैंने आपको रिएक्टिविटी से बताया था, सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल। ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। क्या अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है? ये पानी से, ये तो ठंडा गरम भाप सारे प्रकार के पानी से रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए हम इसकी हीट को कम करने के लिए कहां पे डाल के रखते हैं? इसे मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं, है ना। इसे हम मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं। ये बात पहले बता चुकी हूं। अब नेक्स्ट सुनो, सोडियम कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है केमिस्ट्री में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बच्चों सोडियम का पहला कंपाउंड तो मुझे आप ही बता दो। अगर सोडियम के देखना आप कंपाउंड्स ऑफ सोडियम कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है। सबसे पहले कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? यौगिक क्या होता है? कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाता है। जैसे सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना दिया? NaCl बना दिया। इसे क्या बोलते हो? इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हो। सोडियम क्लोराइड, आपकी मैम ने आपको सोडियम क्लोराइड से बनने वाले सारे क्वेश्चन करवाए थे। याद है मैंने क्या क्या पढ़ाया था? अरे सोडियम एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है। वो जो तत्व आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं, वो यौगिक बनाते हैं बेटा। तो सोडियम क्लोरीन बनके सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब याद करो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं टेबल सॉल्ट, बताया था ना। अब फटाक से बता दो, इसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब साधारण नमक। हमारे घरों में जो नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड खाते हैं। हमारे घरों में जो नमक खाया जाता है वो कौन सा खाया जाता है? वो सोडियम क्लोराइड खाया जाता है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कि सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनते हैं? यह एक उदासीन लवण होता है, उदासीन नमक होता है बेटा। ये देखो, नमक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सेंधा नमक, काला नमक, सब पढ़ाऊंगी आपको। हिमालयन सॉल्ट, हमारे घरों में जो नमक आता है वो सोडियम क्लोराइड होती है, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं, साधारण नमक, टेबल के साथ होने वाला। जो हम टाटा सॉल्ट खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? ऐसा सॉल्ट जिसके pH का मान कितना होता है? 7 होता है। और 7 पे कोई भी सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। क्या पढ़ाया था बेटा? क्या पढ़ाया था? कि जब एक स्ट्रांग एसिड की स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब हम एक प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनने वाला सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है, हमेशा उदासीन होता है। नेक्स्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र का पानी क्या होता है? सलाइन होता है, खारा होता है। क्योंकि समुद्र में क्या होता है? नमक। तो यही नमक समुद्र के पानी का खारापन का कारण होता है। इंग्लिश में बोलते हैं सैलिनिटी, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी के अंदर जो लवणता होती है वो किसकी वजह से होती है? NaCl की वजह से होती है। तो लिख दो, समुद्री पानी की लवणता का कारण है ये, समुद्री पानी की लवणता का कारण है ये, लवणता का कारण बनता है बेटा कौन? NaCl, NaCl बनता है, कारण बनता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में NaCl के बारे में। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। क्या कि नमक जो होता है वो क्या क्या काम करता है? नमक बर्फ को पिघलने से बचाता है और बर्फ को पिघलता भी है। ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुकी हूं। तो सोडियम जैसे क्लोरीन के साथ जुड़ा तो सोडियम क्लोराइड बना दिया, पहला कंपाउंड बना दिया। ऐसे ही और भी कंपाउंड बना सकता है। जी हां, तो सोडियम का दूसरा कंपाउंड कौन सा होता है? लिखते जाना साथ साथ, बाद में क्लास देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारा पढ़ लोगे। दूसरा कंपाउंड होता है उसको कहा जाता है, नंबरिंग कर देते हैं ना, नंबरिंग कर देते हैं। दूसरा कंपाउंड होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नंबर 2 पे लिखो, कमर्शियल नेम होता है इसका वॉशिंग सोडा। आप ऐसे लिखो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हिंदी में कहते हैं धावन सोडा, धावन सोडा। ये 3-4 सोडियम जो केमिस्ट्री में आते रहते हैं, आपको सारे याद करवा दूंगी इसी चैप्टर में। वॉशिंग सोडा क्या करता है? धावन धोने के लिए क्या धोते हो? कपड़े धोते हो, इंसान को धोते हो, कपड़े किससे धोते हो? सोडे से, किससे? सर्फ से। उसके अंदर क्या काम आता है? वॉशिंग सोडा काम आता है। ठीक है, तो जरा सुनिए फिर से, क्या वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? वॉशिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। कभी-कभी एग्जाम में आपको सिर्फ सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और कभी-कभी एग्जाम में क्या लिखा होता है? डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। मैं इसका पहले केमिकल फॉर्मूला बताती हूं आपको क्या होता है। Na2CO3.10H2O, 10H2O। 10 को केमिस्ट्री में डेका कहते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पढ़ाऊंगी। 8 को ऑक्टा कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं, 10 को डेका कहते हैं। तो कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं आप बताओ? पानी के मॉलिक्यूल कितने? 10। तो 10 को क्या लिखोगे? डेका। और पानी को क्या लिखा जाता है? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड। और
सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों आपको मैं परफेक्ट बताऊं कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ऐसे 10 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर। अब सुनो, आप यहां से 10 पानी के मॉलिक्यूल हटा दो, इसका डिहाइड्रेशन कर दो। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण। किसी चीज से पानी निकल जाता है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो अगर आपने सोडियम कार्बोनेट का क्या कर दिया, इसका आपने डिहाइड्रेशन कर दिया। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, इसमें से पानी हटा दिया। तो जैसे ही पानी हटाया तो बेटा सिर्फ क्या बचा? पानी हटा दो तो क्या बचा? Na2CO3 बचा, सोडियम कार्बोनेट बचा, और इसी को कहा जाता है सोडा ऐश। इसको सोडा ऐश कहा जाता है, सोडे की राख कहा जाता है बेटा, सोडे की राख कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, ठीक है? आगे बात समझ में, दोनों क्वेश्चन याद रखना। सिंपली सोडियम कार्बोनेट पूछेगा तो उसे सोडे की राख बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं बेटा। लेकिन अगर आपसे पूछे वॉशिंग सोडा क्या होता है, तब आपको 10 मॉलिक्यूल पानी के दिखाने हैं, इसको वॉशिंग सोडा बोलोगे। अब क्या काम करता है? नाम से क्लियर है, धावन सोडा धोने के लिए। क्या धोने के लिए? कपड़ा धोने के लिए। क्या धोने के लिए? कपड़ा धोने के लिए। कपड़े धोने का सोडा कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दूसरा कंपाउंड किसका? सोडियम का। क्या बना बेटा? यहां से बना वॉशिंग सोडा। ऐसे ही तीसरा कंपाउंड देखो सोडियम का, तीसरा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हिंदी में सेम नाम है इसलिए मैम नहीं लिख रही है, आप हिंदी में अपने आप लिख सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, और आप इसे क्या बोलते हो प्यार से? इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। इसे बेकिंग सोडा कहते हो, इसी को मीठा सोडा कहते हो बेटा, इसी को खाने वाला सोडा कहते हो। खाने में यही सोडा काम में लिया जाता है, खाने वाला सोडा। अब किसमें डालते हैं खाने वाला सोडा? पूरी बनाते हैं उसमें डालते हैं, ढोकले में डालते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही खाने वाला सोडा गर्म होता है तो गर्म होने से यहां से कौन सी गैस निकलती है? CO2, और यही CO2 गैस जाके भर जाती है भटूरे के अंदर, पूरी के अंदर, और पूरी फ्लफी बन जाती है, फूल जाती है। तो ये फूड मटेरियल्स को फ्लफी बनाता है। फ्लफी का मतलब होता है उन्हें फुला देता है, फुलाने के काम आता है बेटा, फुला देता है, फुलाने के काम आता है। कौन सा सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा सोडियम NaCO3 का केमिकल नेम क्या है? अब सोडियम बाइकार्बोनेट का ऑप्शन है, वहां पे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो भैया हाइड्रोजन है ना, सोडियम हाइड्रोजन CO3 क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो इसी का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो जाता है। तो ये खाने वाला सोडा होता है जो आप पूरी वगैरह में डालते हो। क्यों? क्योंकि इसको जैसे गर्म करते हो इसे हीट मिलती है, गैस के ऊपर का CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस जाके भर जाती है पूरी के अंदर। तो पूरी को जो फोड़ते हो तो CO2 गैस होती है। नेक्स्ट सुनो, यही सोडा काम आता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं बेटा मुझे बताओ? फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं आग बुझाने वाले यंत्र। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं बेटा? अग्निशामक या आग बुझाने वाले सिलेंडर को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले यंत्र, कहीं पर भी आग लगती है, देखते हैं ना हॉस्पिटल्स में लाल कलर के सिलेंडर्स टंगे होते हैं हर कमरे के बाहर छोटे छोटे, उन्हें बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? आग बुझाने वाला, आप बताओगे सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं। बच्चों देखो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं ना, आज तक बहुत मॉडर्न तरीके के आने लगे, डायरेक्टली CO2 भरी होती है, जैसे हमारी एसी में CO2 भरी होती है, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ आजकल भी सोडे वाले यूज करते हैं। पता कैसे बनता है फायर एक्सटिंग्विशर? इसमें ना होता क्या है, ऐसे दो अंदर की तरफ चैम्बर होते हैं, आपको नहीं दिखते, अंदर रहते हैं। यहां पर H2SO4 बना जाता है। H2SO4 कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे सोडा डालते हैं, कौन सा? NaCO3, है ना? और ऐसे इसको बंद कर दिया, ये पूरा आपका सिलेंडर बन गया, ठीक है? अब कहीं आग लगी, आग लगने पे आप यहां से प्रेस करोगे, इसको प्रेस करोगे, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो यहां से रिएक्शन से सोडियम सल्फेट Na2SO4 बन जाता है, और साथ में यहां से CO2 गैस निकलती है, और यही CO2 गैस क्या करती है? आग बुझा देती है बेटा। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? CO2। आग लगाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। CO2 आग कैसे बुझाती है पता है आपको? सुनो, जैसे ही देखो ऑक्सीजन नीचे, CO2 ऊपर। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से हल्का होता है, तो आप किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से CO2 छोड़ दिया, ऑक्सीजन क्लियर नीचे, CO2 क्लियर ऊपर। तो ऑक्सीजन फ्यूल के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है, ईंधन के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है, आग बुझ जाती है, आग बुझ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आग बुझाने वाले सिलेंडर में कौन सा सोडा भरा जाता है? ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जिसके अंदर सोडा होता है उसको सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर बेकिंग सोडे के साथ कौन सा एसिड काम में लिया? सल्फ्यूरिक एसिड। तो कभी-कभी एग्जाम में दिमाग घूमता है, जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सा एसिड भरा जाता है, कौन सा सोडा भरा जाता है? तो आपको दोनों याद रखने हैं। आग बुझाती CO2 गैस है, आजकल तो डायरेक्टली क्या आगे है CO2 वाले आपके, आप देखे होंगे CO2 वाले ही सीधे भरे हुए, आग लगती है, CO2 निकलती है, आग बुझा देती है। तो ये तीसरा कंपाउंड हो गया सोडियम का, सोडियम बाइकार्बोनेट। 1 नंबर पे NaCl, 2 नंबर पे वॉशिंग सोडा, 3 नंबर पे बेकिंग सोडा, 4 नंबर पे सुनो, नंबर 4 पे आता है उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। नंबर 4 पे आता है सोडियम का कंपाउंड NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं बेटा? कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। तो ये सारे सोडे किसके कंपाउंड है? सोडियम के, सब में सोडियम मिल रहा है, कास्टिक सोडा। और मैंने आपको पढ़ाया होगा कि कास्टिक सोडा कहां काम आता है। कास्टिक सोडा काम आता है बेटा कपड़े धोने का साबुन बनाने में, और कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसको बोलते हैं हार्ड सोप, कठोर साबुन। कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसको कठोर साबुन बोलते हैं, जैसे रिन, है ना? ये सारे सब्जेक्ट लगाते हैं। दूसरा कास्टिक सोडा काम आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। पूछा क्वेश्चन बेटा एनटीपीसी एग्जाम में, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है उसके शुद्धिकरण के अंदर कौन सा सोडा काम आता है? तो लिख दो, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। कास्टिक सोडा या इसी को क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला पांचवा कंपाउंड आता है जो सोडियम से बनता है, उसको बोलते हैं बोरेक्स। बहुत स्टार कर लेना बेटा, बोरेक्स से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। बोरेक्स का दूसरा नाम क्या होता है? बोरेक्स का दूसरा नाम होता है सुहागा। बोरेक्स का दूसरा नाम होता है सुहागा। अपने लोग कहावत बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। क्या होता है बेटा सोने पे सुहागा? बोलते हैं ना, कभी यूज करते हैं ना। चलो सुनिए, क्या बोरेक्स सुहागा कैसे बनता है? सुहागे का मैं पहले केमिकल फॉर्मूला लिख रही हूं, Na2B4O7.10H2O। क्या इसमें सोडियम है? हाँ, तो ये किसका कंपाउंड है? सोडियम का। सोडियम को बोरोन ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो सोडियम का एक कंपाउंड बनता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको आप बोरेक्स कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है केमिस्ट्री में सुहागा। क्या काम आता है बेटा ये बोरेक्स? पहले तो इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ है, इसका केमिकल नेम लिखो, इसे बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम मेटाबोरेट। सेम नाम हिंदी में बेटा लिख दीजिए, सोडियम मेटाबोरेट। किसको कहा जाता है? बोरेक्स को। पता है कहां काम आता है ये? चमड़ा फैक्ट्री में चमड़ा होता है ना, चमड़े के प्यूरिफिकेशन के लिए, चमड़े को गलाने के लिए सोडियम मेटाबोरेट काम आता है। लेदर इंडस्ट्रीज में काम आता है, लिख सकते हो आप, लेदर को प्यूरिफाई करने के लिए, लेदर को गलाने के लिए, ठीक है? तो लिख दो लेदर इंडस्ट्रीज में काम आता है, या लिख सकते हो लेदर प्यूरिफिकेशन में, चमड़े के शुद्धिकरण में। देखो पेट्रोल के शुद्धिकरण में क्या काम आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चमड़ा में चमड़े के शुद्धिकरण में क्या काम आता है? बोरेक्स। चमड़े के शुद्धिकरण में लेदर इंडस्ट्रीज में। लेदर किससे बनता है? खाल से बनता है, जो जानवर मर जाते हैं लेदर इंडस्ट्रीज में काम में लेते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में कभी भी लड़के लोगों को लेदर का बेल्ट, ये वाला बेल्ट, घड़ी का जो बेल्ट होता है वो पहन के नहीं जाने दिया जाता है। क्यों नहीं जाने दिया जाता है? क्योंकि लेदर खाल से बनता है, खाल किसी जानवर की होती है, और ईश्वर के पास आप ऐसे जानवर का कोई भी चमड़े की कोई चीज होती है तो उसको नहीं लेके जा सकते आप ईश्वर के पास जाकर दर्शन करने के लिए, है ना? तो चमड़े के ऊपर बाल होते हैं, उन बाल को हटाने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए काम लिया जाता है, बोरेक्स काम लिया जाता है। इसी बोरेक्स को कहते हैं हम सुहागा। केमिकल नेम सोडियम मेटाबोरेट। केमिकल फॉर्मूला ये, सोडियम कितने कंपाउंड पढ़ा दिए? 5। छठा कंपाउंड लिखो, सोडियम खत्म करेंगे बेटा, हाइपो। क्या होता है बेटा हाइपो? हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 क्या इसको बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम 6 नंबर लगा नंबरिंग आप करते जाना, आपकी मैम भूल जाती है। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। थायो शब्द जहां पर भी सल्फर होता है वहां काम आता है। सोडियम थायोसल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2S2O3.5H2O। बेटा सल्फर जिस भी जगह होता है ना वहां पर थायो शब्द यूज होता है, तो ये S किसका सिंबल है? सल्फर का। तो सोडियम सल्फर ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिए? सोडियम थायोसल्फेट बना दिए। यही सोडियम थायोसल्फेट केमिस्ट्री में किस नाम से फेमस है? ये हाइपो नाम से फेमस है। इसी को केमिस्ट्री में हाइपो कहा जाता है। और ये हाइपो कहां काम आता है? फोटोग्राफी में।
फोटोग्राफी में, अब ये आजकल वाली फोटोग्राफी नहीं बेटा, पुराने जमाने वाली, याद करो जब आप स्टूडियो जाते थे, है ना, और वहां पर आपको एक नेगेटिव इमेज मिलती थी, बाद में काली सी एकदम, है ना, एक इमेज मिलती थी, और बाद में कुछ दिनों के बाद आपको प्रॉपर कलर फोटो मिलती थी। तो जो नेगेटिव इमेज थी ना, जब काली सी दिखती थी, इंसान की फोटो है किसी की, उसी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन में धोया जाता था, उसी को हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता था, उसी को हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता था। ठीक है, तो फोटोग्राफी के अंदर क्या काम आता है, इसको फिक्सर बोलते हैं बेटा, फिक्सर। फिक्सर क्या होता है, फिक्स करने वाला। तो वो जो आपकी फोटो खींची थी, उस फोटो को फ्रेम के ऊपर जो नीचे फिल्म रखते थे, उस फिल्म के ऊपर फिक्स करने का काम आता था। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि फिक्सर के रूप में, हाइपो के रूप में क्या यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। केमिस्ट्री की 45 क्लास होती है बेटा लगभग, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट काम मिला, जुलाई में मैं आपका केमिस्ट्री खत्म कर दूंगी, ठीक है, नेगेटिव बाद में पॉजिटिव इमेज देते थे, बिल्कुल सही। आजकल तो कौन जाता है, सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो बनाने जाते हैं। आपकी 20 जुलाई तक मैं केमिस्ट्री खत्म करूंगी, डोंट वरी, 20 जुलाई तक खत्म हो जाएगी केमिस्ट्री, ये जुलाई में खत्म हो जाएगी बेटा, ठीक है। मैं फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं चलेंगे, फ्राइडे से आपकी फिजिक्स क्लास लेंगे, सर्वेक्षण देके जाएंगे, बता दिए पहले। चलो अगला, नेक्स्ट, सोडियम का अगला कौन सा कंपाउंड होता है, ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल लवण। अब आपको में कौन कौन से सॉल्ट लेकर आती हूं, हमने तो एक ही सॉल्ट सुना है, सोडियम क्लोराइड, तभी तो आप पढ़ रहे हो बेटा। ग्लोबल लवण कहां काम आता है, अभी बताएंगे आपको। ग्लोबल सॉल्ट होता क्या है, पहले ये सुनो, Na2SO4, Na2SO4.10H2O, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। ग्लोबल सॉल्ट इसका कमर्शियल नेम है, कमर्शियल पर्पस से यूज करते हैं। तो लिखो, इसका केमिकल नेम हो जाएगा डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, इसी को बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। बेटा अगर आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, गौरव शर्मा के बायो के चैप्टर करवा देंगे, कोई बात नहीं, काहे को लगेगा, सुनो। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ होगा, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, पेट फ्रेश नहीं हुआ होगा, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन खत्म करने के लिए जो दवा खाते हो ना, उसको लैक्सेटिव बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लैक्सेटिव दवा कब लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन का इलाज करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन का इलाज करने के लिए, कब्ज का इलाज करने के लिए, और उसी कब्ज वाली दवा में ग्लोबल सॉल्ट काम में लिया जाता है। ये नमक कब्ज को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। तो बेटा इसका यूज लिख लो, कमर्शियल पर्पस से कहां काम आता है, ये लैक्सेटिव बनाने में। लैक्सेटिव को हिंदी में बोलते हैं रेचक दवा। बेटा क्या होती है रेचक दवा, कॉन्स्टिपेशन खत्म करने वाली दवाओं को आप लैक्सेटिव कहते हैं, आप लैक्सेटिव मेडिसिन कहते हो। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाकर बोलते हो मुझे लैक्सेटिव मेडिसिन चाहिए, तो कहता है भाई साहब कब्ज होगी ना, ये बोलो, ठीक है। तो कब्ज वाली दवाइयां जो आती हैं उसके अंदर ग्लोबल सॉल्ट काम में लिया जाता है, उसके अंदर ग्लोबल सॉल्ट काम में लिया जाता है। अगला सोडियम का लास्ट वाला कंपाउंड है चिली सॉल्ट पीटर। 8 नंबर पर, 8 नंबर पे होता है, उसको बोलते हैं कमर्शियल तरीके से चिली सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर हिंदी में कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर, ये कमर्शियल नेम है बेटा, जैसे बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, है ना, प्लास्टिक पोटाश, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स, ये सब कमर्शियल नेम होते हैं, ठीक है। चिली सॉल्ट पीटर किसको कहा जाता है, NaNO3 को, याद है बेटा एग्जाम में, NaNO3। इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो बेटा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, नाइट्रेट है। अरे आपने पढ़ा होगा, प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करके लेते हैं, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। पढ़ा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा आपने, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ना। तो प्लांट्स के अंदर जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पेड़ पौधे जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है। तो ये काम आता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, उर्वरक बनाने में। उर्वरक को समझते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले होते हैं, उसको मोहम्मद कैफली, ठीक है। आगे समझ में, तो फर्टिलाइजर्स क्यों, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट है और प्लांट्स को नाइट्रेट चाहिए। पता है कौन से प्लांट को, ऐसे पेड़ पौधे जिनके ऊपर फली लगती है, फली वाले कौन से होते हैं, जैसे मूंग होता है फली लगता है, और आपका मटर होता है फली लगता है ना। तो इसको, तो ये बात आपको याद रखना है, ये सारे सोडियम के कंपाउंड्स हैं। हर लाइन में क्वेश्चन है, मैं बताती हूं कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। पूछेगा कौन कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं, कौन सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, कौन सी धातु को केरोसिन के तेल में रखते हैं, क्यों रखते हैं। आपसे पूछेगा हमारे घरों में नमक आता है वो कौन सा होता है, घरों में नमक आता है उसकी पीएच का मान कितना है, समुद्र की जो लवणता होती है, खारे पानी में खारापन होता है, किसकी वजह से होता है। आपसे पूछेगा वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडा राख क्या होता है, सोडा ऐश क्या होता है, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, खाने वाला सोडे का केमिकल नेम क्या है, आग बुझाने वाले सिलेंडर में कौन सा सोडा कौन सा एसिड काम में लिया जाता था, आग बुझाती कौन सी गैस है, ये क्वेश्चन है बेटा। कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, केमिकल नेम क्या है उसका, कपड़े धोने के साबुन बनाने में कौन सा सोडा काम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा सोडा काम में लिया जाता है, बोरेक्स क्या होता है, चमड़े की शुद्धिकरण में क्या काम में लिया जाता है, बोरेक्स का केमिकल नेम क्या होता है बेटा। आपसे पूछेगा हाइपो किसको कहते हैं केमिस्ट्री में, फिक्सर किसको कहते हैं, फिक्सर को फिक्स कर देना, ठीक है। आपसे पूछेगा ग्लोबल लवण क्या होता है, चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है, या पूछेगा इनमें से कौन सा एक उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, तो वहां पे सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन होगा, तो सही करना पड़ेगा। ये लो बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हैं। आंधी आ गई, चलो अपनी क्लास को हो गई आज की, आंधी आई तूफान आई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैं जितना आपको डिटेल में पढ़ा रही हूं ना बेटा, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, जितने भी आपने मास्टर सुने होंगे ना केमिस्ट्री का, किसी का भी देखना इतना कंटेंट नहीं मिलेगा बेटा। टीचर्स मेटल नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज करवा के खत्म कर देते हैं, मैं आपको एक एक मेटल पढ़ा रही हूं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सीधा। अब ऐसे ही मेटल करवाऊंगी आपको, मैग्नीशियम, आयरन, सोना, चांदी, मरकरी, लेड, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर्स होती हैं, डेली लाइफ मैटर्स कहते हैं, ये डेली लाइफ में काम आते हैं बेटा, इसलिए ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक करके सारी मैटर पढ़ा रही हूं। आज आपका होमवर्क क्या है, एलओ याद करना। कौन कौन से एलओ याद करने हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे, इतने तो याद करने पड़ेंगे बेटा, कुछ नहीं हो सकता इसमें, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैं इसका पीडीएफ से जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, एक एक बात बोर्ड पे लिखना है ना, थोड़ा सा समय की अभाव है बस इसलिए, ठीक है। उर्वरक बनाने में H2SO4 नहीं, H2SO4 में क्या है उर्वरक वाला, सुनो बेटा ध्यान से सुन लो। तुम टेक्स्ट बुक का लगाओ, टेस्ट सीरीज कहीं से भी लगाओ, टेक्स्ट बुक बहुत सारी मिस्टेक्स करता है। देखो जब भी आपको किसी फर्टिलाइजर की पहचान करवानी है, उसके अंदर ढूंढो N है क्या, P है क्या, K है क्या, कैल्शियम है क्या। अब तुम कह रहे टेक्स्ट बुक में पाया था H2SO4 फर्टिलाइजर होता है, बेटा H2SO4 में इनमें से कुछ है, तुम बताओ है क्या इनमें से कुछ भी है, कैसे ऑप्शन सही हो सकता है ना। मोहम्मद गुलाम आप क्या पूछ रहे हो बेटा, मोहम्मद गुलाम आप पूछिए क्या पूछ रहे हो आप, बोलिए बेटा क्या पूछना चाह रहे हो आप। बिल्कुल प्रैक्टिकली बताइए, क्लास खत्म हो जाएगी। मोहम्मद गुलाम नबी काहे को परेशान हो रहे हो आप, क्या पूछना चाह रहे हो आप, एक भी तो मैसेज नहीं दिखा मुझे। हां अच्छा, आप पूछना चाह रहे हो बायो में कितनी क्लास बाकी है, वाह जी वाह, बता दिया 94 क्लासेस होती हैं लगभग।